दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भी युवा हैं, आप भी युवा हैं और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं हमसे जो ज्यादा बड़े एज के भी हैं और जो छोटे। क्या आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही जिंदगी गुजारें इंडिया में? क्या आप नहीं चाहते हैं कि बदलाव का मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, वहाँ के जो टीचर हैं उनका जो क्वालिटी है वो अच्छा हो। आप नहीं चाहते हैं कि आप चले एक अच्छे रोड पर चले जहाँ पर कोई पर्यावरण को लेकर जो है दिक्कत न हो, शुद्ध आपको हवा मिले, जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा हो। जीवन जीने के लिए एक जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है, एक क्वालिटी होती है, वो होनी चाहिए। आप इंडिया के किसी भी शहर में चले जाइए, इतने शहर हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल के किसी भी शहर से आप कंपेयर करेंगे तो हमारा शहर कहीं नहीं टिकता है। ऐसा कोई भी एक शहर नहीं है जहाँ पर हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अच्छे से रहकर जिंदगी बिता सकते हैं। कभी कभी दुख होता है, आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाइए, यूरोप छोड़िए, आप जो है मध्य एशिया में चले जाइए, मध्य एशिया के बाद आप पश्चिम एशिया में चले जाइए, वो कितने आगे हमसे। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 4थी बनने वाले हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये सिर्फ कागजी पर है। ये जीडीपी का मतलब क्या होता है? सिर्फ जो प्रोडक्शन हो जाने से इसे जनता का ग्रोथ नहीं होता है। जनता का ग्रोथ करने के लिए उसके लिए आपको जो है हर व्यक्ति पर ध्यान देना पड़ता है। जो अंतिम व्यक्ति है उसको आपको ऊपर उठाना पड़ता है। इंडिया में क्या है, जो भी मार्जिनाइज्ड सेक्शन है, जो अंतिम पैदान पर लोग खड़े हैं, उसके लिए सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती। जो भी स्कीम है, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है, लेकिन क्या वाकई में एक भी योजना का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं, जो इंडिया के जो मुसहर जैसे समुदाय हो गया, डोम जैसे समुदाय हो गया, अंतिम जो दलित कम्युनिटी हो गया, उनको आप अभी भी चले जाइए गाँव में, शहरों में, कहीं भी देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। उनके आप मोहल्ले से गुजर नहीं सकते, इतना स्मेल करता है, इतना गंदगी होता है। उनके मोहल्ले से एक बार गुजरने के लिए सोचना पड़ता है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उनके लिए कितनी स्कीम मिल रही है? जो आरक्षण का लाभ भी है, क्या उनको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? उसी जाति में कोई जो इलीट क्लास है उसको मिल रहा है, तो आरक्षण का लाभ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। गरीब के गरीब ही है। तो हम उसके बारे में बात करें, कैसे हमारा देश सुधरेगा? यार सबसे बड़ी बात है हमारा देश कैसे सुधरेगा। आप जो है अभी इंडिया में खेती गृहस्थी की बात करिए, उसमें आप देखते होंगे हमारे किसान कितने पीछे। एक तो किसानों के पास लैंड नहीं है, बहुत सारे इंडिया में लैंडलेस फार्मर, मतलब कि भूमि ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि बहुत, मतलब कि आपको जो है 5 से 10% ऐसे मिलेंगे जो कि उनके पास कुछ खास जमीन होगी जो खेती करने लायक होंगे। मैं ज्यादा ही बोल दिया, तो सिर्फ 1-2% इतने किसान हैं जिनके पास जो है जमीन है जो खेती गृहस्थी कर सकते हैं। तो ना तो खेती है, अब खेती करने के लिए भी आपके पास जमीन होना चाहिए। तो लोग करे से करे क्या? गाँव के लोग खेती भी नहीं कर सकते, करेंगे तो दूसरे खेती में मजदूरी करेंगे। दूसरा जो लैंड लॉट का इंसान होगा, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा, वो उनको एक्सप्लॉइट करता है, शोषित करता है, मेन बेनिफिट्स वो उठा लेता है। जो थोड़ा बहुत मिलता है वो किसान उसी पैसे से अपने घर का खर्चा चलाता है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है क्योंकि उसके पास पैसा होता नहीं है। सरकारी स्कूल में जाएगा तो सरकारी स्कूल में आप जानते हैं पढ़ाई होती नहीं है। वहाँ के टीचर की क्वालिटी, वहाँ का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बेकार है। इनमें बेसिक फैसिलिटी, टॉयलेट जैसी चीज़ें नहीं है। टीचर का आप इंटरव्यू ले लीजिए, किसी भी टीचर का नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज नहीं है। इनका बिल्कुल भी लेवल गिरा हुआ। इसलिए जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जिनके पास पैसा वो भी नहीं होता वो उनके बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाते हैं, वापिस कुछ शिक्षा दीक्षा नहीं। थोड़ा बहुत बच्चा बड़ा हुआ फिर वही मजदूरी करेगा, उनके बाप भी मजदूरी करेंगे, बेटा भी मजदूरी करेगा, आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी करेगी। ये एक सर्किल चलते रहेगा। और हम बात करते हैं कि हम बहुत बड़ी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु, विश्व अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ न्यूज मीडिया में है, सिर्फ एक आपको कवरेज में मिलेगा। अगर आप जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, कोई भी इंसान और देख सकता है, इंटरनेशनल मीडिया आप देख लीजिए, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया, उसमें इंडिया की बात कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती है। इतना मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत हो जाए नहीं तो वो भी नहीं, सबसे लास्ट पेज में इंडिया की बात होती है। कहीं भी अगर डेवलप कंट्री की बात की जाती है एशिया में, तो वहाँ पर जापान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर सिंगापुर का नाम लिया जाता है, आपका वियतनाम का नाम लिया जाएगा। वियतनाम इवन हमसे आगे, सोचिए, थाईलैंड आगे हमसे, थाईलैंड जैसा देश हमसे आगे, वियतनाम आगे, मध्य एशिया के जो देश है वो हमसे आगे। आप किर्गिस्तान चले जाइए, कजाकिस्तान चले जाइए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उनका हाउसिंग सोसाइटी देखिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, सब चीज हमसे आगे। आप दक्षिण एशिया की बात करिए, दक्षिण एशिया आप चले जाइए, दक्षिण एशिया में आपका श्रीलंका हो गया। श्रीलंका का जो HDI है और बहुत सारे इंडेक्स में जो कि लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो इंडेक्स होते हैं उसमें हमसे आगे है। तो श्रीलंका भी हमसे आगे है, इवन मालदीव आगे है। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, ये शर्म की बात है। फिर भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम इतना बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, हम इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है, लीडर बनने वाला, अमेरिका से टक्कर ले रहा है। ये कुछ नहीं यार, बस ये कहने के लिए, किसी भी चीज में हम आगे नहीं है। अगर आप बात करते हैं मिलिट्री पावर में, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम अमेरिका से कंपेयर कर पाएं? क्या आपको लगता है हम रशिया से कंपेयर कर पाएंगे?
क्या आपको लगता है चीन से हम कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, इन सबसे हम पीछे हैं। मिलिट्री पावर में भी देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं। हम दूसरे से खरीदार हैं, मतलब कि हम जो है इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर तो है ही नहीं। जो देश दूसरे से खरीद कर हथियार रखता हो, आपको क्या लगता है अगर युद्ध होगा, अगर वार होगा, ऐसे कंडीशन में अगर वो देश हथियार देना बंद कर दे तो क्या हम जो है अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। आज के जमाना जो है ना, सैनिकों की लड़ाई नहीं है। आज जो पैदल सैनिकों की लड़ाई नहीं है कि आज हाथी या घोड़ा के दम पर जो हम लड़ाई लड़ सकते हैं और भाले के दम पर लड़ाई लड़ सकते हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। पूरी वारफेयर का जो कंसेप्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड, विदाउट टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो फिर हम कहीं भी किसी भी देश से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब रही बात इसरो का, तो थोड़ा बहुत इसरो का है। तो इसरो सैटेलाइट बनाता है, तो सैटेलाइट का आप जानते ही हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसका जो है थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, आपका इंटरनेट कनेक्शन को लेकर हो गया, मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर हो गया। तो इन सब चीज़ों में हम उसका हेल्प ले सकते हैं और उसके थ्रू थोड़ा सा हेल्प जो है हम अपने मिलिट्री में भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखिए स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, वो हमारे इंडिया में वो इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है। तो सोचिए हमारे पास वो भी नहीं, मतलब हमारे पास है क्या यार? हमारे पास न तो अपना गूगल है, न तो माइक्रोसॉफ्ट है, न तो इंटरनेट का जो भी सिस्टम है, न तो वो हमारे पास स्टारलिंक एलन मस्क का, गूगल यूएसए का, मतलब हमारे पास है क्या? सोशल मीडिया साइट जितने भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब यूएसए। हमारा अपना क्या है? हम प्राउड करते हैं, हम बोलते हैं कि हम इंडियंस, वी फील प्राउड। क्या चीज का प्राउड फील करते हैं? आपका तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो मोबाइल भी है, हमारा अपना नहीं। हम इस घर में जहाँ जहाँ देखें जो भी चीजें अवेलेबल है, कुछ भी मेरा अपना नहीं, हमारे देश का बनाया हुआ नहीं, सब दूसरे देश का। कुछ भी हम बनाते नहीं यार। मैन्युफैक्चरिंग में तो हम जीरो है, जीरो। अब कोई कमेंट में करे, मुझे बताया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में एक दो करने से क्या हो जाएगा? क्या उखाड़ लेंगे हम? मतलब एक दो मैन्युफैक्चरिंग से है, गिने चुने से क्या हो जाएगा? देश का भला हो जाएगा। सरकार जब तक मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं देगी तब तक जो भी ये नॉन स्किल जो लेबर होते हैं ना, जिनके पास स्किल नहीं होता है, उनको कहाँ से रोजगार दे पाएगी? और स्किल जो लेबर होते हैं उनका बहुत बुरा हाल है। मतलब बीटेक कर करके रोड पर जो बच्चे हैं वो गोलगप्पा बेच रहे हैं, मजबूरी है, उनका मजबूरी है, वो तो वही करेंगे ना। अब ऑप्शन ही नहीं है, सरकार कोई प्रोवाइड कराती है। बिजनेस के लिए भी कोई सरकार कोई फैसिलिटीज नहीं देने वाली। मतलब स्किल का ये कंडीशन है। और यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं IIT से, जो थोड़ा टॉप लेवल के उसमें बच्चे होते हैं, वो इंडिया में रहना नहीं चाहते हैं। उनका मजबूरी है, वो इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि सरकार प्रोवाइड कराती नहीं है, उस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती नहीं है। जब आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे नहीं तो यहाँ बच्चे क्यों रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। उनको ये इंडिया से अच्छा सैलरी अगर यूरोप के किसी कंट्री दे रहा है या फिर अमेरिका वाले दे रहे हैं तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? अभी सी बात है, जाएंगे। इतना तो देशभक्ति सबके अंदर है नहीं। और देशभक्ति कहाँ से यार? जब खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं रहेगा तो तब देशभक्ति समझ में आती है। हमें अपने देश से बहुत प्यार है, आई लव आवर कंट्री। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक अपनी समस्याओं को बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बोलकर कि हम देशभक्त हैं और हम देश के समस्याओं पर सवाल नहीं उठाएंगे तो हमसे बड़ा जो है देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। देशभक्त असली वही है जो देश के समस्याओं पर सवाल उठा रहा है, जो हर सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो किसी से डरता नहीं है, वो सच्चा देशभक्त। आज की युवा जो है सोशल मीडिया पर जो मन आता लिख देते हैं। जब माइक लेकर कैमरा लेकर हम जाते हैं, बोल नहीं पाते। हम नहीं बोलेंगे, सरकार देख लेगी, घर वाले देख लेंगे, हम नहीं जागरूक करना चाहते लोग। मतलब सोशल मीडिया पर लिखने के लिए लिख देंगे, लेकिन जब सामने कैमरा पर बोलने की बात आती है तो नहीं बोल पाते। ये आज के हमारे युवा है, आज के जेनजी जनरेशन है। इस जनरेशन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो मतलब ये बहुत ही दुखद स्थिति है यार। मैं तो कहूँगा कि मेरे मन इतना बड़ा भरा पड़ा हुआ है। मतलब हम युवा जो भी, जैसे कि मैं तो PhD कर रहा हूँ, ठीक है, PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरा GRF। इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ मेरे जैसे लोग इतना पढ़े लिखे, इतना इससे ऊपर हायर एजुकेशन में कोई कुछ होता नहीं है, इसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो जनरल एकेडमिक्स पढ़ाई पढ़ते हैं, जो UG PG करते हैं, उनका क्या भविष्य होगा? कोई भविष्य नहीं है। इवन वो टेक्नोलॉजिकल जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, पहले जैसे मैंने बात कर लिया, या फिर कोई फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है, B फार्मा कर रहा है, M फार्मा कर रहा है, बायोलॉजी से कोई अपना पढ़ाई कर रहा है, या फिर MBBS की तैयारी कर रहा है। सबकी बुरी स्थिति है देश में। MBBS, इतने MBBS हो गए हैं देश में, इतने MBBS हो गए हैं कि MBBS जो है सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये में प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर काम कर रहे हैं। 15-20 हज़ार रुपया कितना, तो कंपनी में कोई नॉन स्किल जो लेबर जाता है उसको इतना मिल जाता है सैलरी। ये कंडीशन हुई, MBBS तक का ये हाल है। MBBS का बात कर लीजिए, आप इंजीनियर की बात कर लीजिए, आप फार्मासिस्ट की बात कर लीजिए, मतलब किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, इतने भी स्किल्ड और प्रोफेशनल पढ़ाई है, सब में बच्चों की वही स्थिति। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर जगह भीड़ ही भीड़। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जो है उस एजुकेशन के लेने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहाँ जाए? उनके पास कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं है, घूम रहे हैं, क्या करेंगे? हर जगह भीड़ लगी हुई है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए। पढ़ाई की रही बात, नौकरी की रही बात, सरकारी नौकरी कितने लोग सरकार एम्प्लॉयमेंट दे, वैकेंसी सरकार कम ही कर रही है डे बाई डे।
और उसको डिक्रीज ही कर रही है। एक तो एक इसका बैड इम्पैक्ट है, बट एक ये भी सवाल है कि सरकार भी अगर नौकरी दे रही है तो एक तो बहुत कम दे रही है, दूसरी चीज बाकी लोग क्या करेंगे। बाकी लोग के लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। 1000 सीट आ गया, मान लिया 500 सीट आ गया, लेकिन बच्चे बढ़ते हैं, 1 करोड़ फॉर्म गिरता है, 50 लाख फॉर्म गिरता है, तो वो बाकी बच्चों का क्या होगा। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। आज की युवा जो डिप्रेशन में जा रहा है, बैठे बैठे सोच रहा है कि करना क्या जीवन में, कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, सुसाइड कर रहा है। आज की युवा अपने माता पिता को मुंह नहीं दिखा पा रहा है, घर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि हम क्या करें, उससे अच्छा ये पृथ्वी पर जन्म ही नहीं हुआ होता। मतलब सच में यार इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है। ठीक है, अभी तो मान लो कि मेरे बात को कोई जैसे भी ले, अभी आप थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए कभी निकल गए, मूवी देख लिए, सिनेमा देख लिए, रोड पर निकल गए, कहीं टूर करने निकल गए, तो आपको मन बहल जाता है कभी कभी। लेकिन आप सोचते हो, कभी आप बंद कमरे में आते हो, अकेले होते हो, तो सोचते हो अरे यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं किसी भी चीज का। क्या जीवन है यार इंडिया में। मतलब कि सरकार को सब सोचना चाहिए। सरकार तो अपना रोटी सेक रही है। सरकार मानने के बाद हर किसी का वहीं बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सुधार ला देंगे, बहुत कुछ सपना दिखाते हैं। बड़े बड़े नेताओं का हमें सपना दिखाना, ये भी एक स्किल ही है। अगर आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, अगर सपना नहीं दिखाएंगे, तो लोग आपको क्यों वोट करेंगे भाई, क्यों वोट देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है नेताओं का। आप नेताओं के बीच में जाइएगा, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स या फिर मैं कुछ पर्सनली जानता हूँ लीडर्स को, जो कि पर्सनली ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें बोलना, सपना दिखाना, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो जनता हमको वोट कैसे करेगी। तो उनका भी मेन स्वार्थ वही है कि वोट लेना, फिर जीतने के बाद अपना पॉकेट भरना। अगर विधायक की सीट, एमपी की सीट करोड़ों में बिक रही है, तो आपको क्या लगता है आपके एरिया में विकास करेंगे? बिल्कुल विकास नहीं करने वाले हैं। तो ये सिचुएशन हमारे देश में पता नहीं कब तक रहेगी।